नैना और सुनैना दोनों जुड़वा बहनें थी और इन दोनों की खासियत थी इनकी लड़ाई। कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। तूने मेरी शर्ट क्यों पहनी? क्योंकि मेरी सूख रही थी। पर तुझे मेरी टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए थी। क्यों? तुम मेरा क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? रुक, अभी बताती हूँ। और दोनों बहनें एक दूसरे के बाल खींचने लगती हैं। कभी नैना सुनैना को मारती तो कभी सुनैना नैना को। अरे रुक जाओ, कौन बोलेगा कि तुम दोनों जुड़वा बहनें हो? जब देखो एक दूसरे का खून पीने पर तुली रहती हो। इसकी गलती है बाबा। नहीं, इसकी। चुप, एकदम चुप। अब अगर किसी ने लड़ाई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्सर मदन या मालती को ही इन दोनों बहनों का झगड़ा छुड़ाना पड़ता था। बेचारे मदन और मालती जुड़वा बेटियां पैदा करके परेशान थे। दोनों थी तो जुड़वा बहनें, पर एक उत्तर तो दूसरी दक्षिण थी। नैना को बचपन से ही रेसलिंग का शौक था और सुनैना किताबी कीड़ा। जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही थी, इनकी दुश्मनी बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन की बात है, सुनैना ने देखा कि नैना को क्लास के बाहर पनिशमेंट दी गई है। सुनैना हंसते हुए वहाँ से निकल गई। जब सुनैना घर पहुँची तो हंस क्यों रही थी? हंसू नहीं तो और क्या करूँ? क्यों? मैंने कोई जोक मारा था? तुम खुद ही एक जोक हो, समझी? हर सब्जेक्ट में फेल। जब देखो तुम्हें पनिशमेंट मिलती है। अच्छा होता अगर तुम मेरी बहन ही नहीं होती। मुझे भी तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। और एक बार फिर नैना सुनैना लड़ने लगी। नैना ने सुनैना को जोर से चाटा मारा। फिर सुनैना ने नैना के बाल पकड़ लिए। काफी देर तक ये दोनों लड़ती रही और फिर मालती छड़ी लेकर आई। बहुत शौक है ना दोनों को लड़ने का। आज दोनों को इतना पीटूंगी कि सारा शौक निकल जाएगा। मालती छड़ी से दोनों की पिटाई करने लगी। माँ, लग रहा है ना? लगने के लिए ही मार रही हूँ। दोनों बहनें चीखती रहीं और मालती दोनों की अच्छे से पिटाई करती रही। फिर जैसे ही मदन घर आया तो दोनों बहनें घर से भाग गई। पापा, मम्मी को समझाओ। मदन ने मालती के हाथ से छड़ी ले ली। क्या हुआ? कोई भला इतनी बड़ी बच्चियों को इस तरह मारता है क्या? और क्या, इतनी बड़ी लड़कियों को इस तरह लड़ना चाहिए? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ये दोनों पैदा हो गई। एक दिन नहीं गया जब इस घर में झगड़े ना हुए हो। पर क्या कर सकते हैं तो दोनों हमारी ही बेटियां ना। धीरे धीरे वक्त के साथ समझ जाएंगी सब कुछ। उस दिन तो मदन ने मालती को समझा लिया। कुछ दिनों बाद नैना ने सुनैना को एक लड़के के साथ घूमते देख लिया। फिर जब दोनों घर पहुंची, कौन था वो? तुमसे मतलब? बताऊं माँ को? कायदे में रहोगी ना तो फायदे में रहोगी, समझी? अब बता कौन था वो? वो मेरा बॉयफ्रेंड था, सोनू। सोनू? वही फुटबॉल वाला कैप्टन ना? हाँ वही। क्यों? कुछ नहीं, ठीक है। पर मम्मी पापा को मत बताना। नहीं बताऊंगी। अगले दिन जब सुनैना कॉलेज आई, अरे तेरी बहन ने सोनू को इतना पीटा कि उस बेचारे ने कॉलेज छोड़ दिया। क्या? हाँ। ये सब कब हुआ? कल शाम की बात है। सुनैना दौड़ के नैना के पास गई। बस मन भर गया। मुझसे बहुत जलन हो रही थी ना तुझे। मेरी बात तो सुन। अब तू मेरी बात सुन। आज से तेरी और मेरी दुश्मनी चालू। तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। मुझे तेरे आसपास भी नहीं रहना। सुनैना! सुनैना गुस्से में वहाँ से चली गई। सुनैना अपनी माँ के पास गई। माँ, मुझे मामा के पास जाकर पढ़ाई करनी है। पर अचानक क्यों? बस मुझे यहाँ और नहीं रहना। आप मामा से बात कीजिए, मैं जल्द ही उनके पास चली जाऊंगी। ठीक है। कुछ दिनों बाद सुनैना अपने मामा के पास रहने के लिए रवाना हो गई और अब नैना घर पर अकेली हो गई। अब घर पे ना बहस हो रही थी और ना ही झगड़ा। नैना, खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना दो माँ। नैना अब ज्यादा समय घर में नहीं रहती थी। आजकल घर कुछ ज्यादा शांत नहीं है। हाँ, काफी दिनों से इस घर में झगड़ा भी नहीं हुआ। यही तो तुम भी चाहती थी ना। लेकिन मैं सुनैना को दूर करना थोड़ी चाहती थी। कोई नहीं, सब वापस से ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, नैना का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया।
उसे तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। मालती मदन दोनों ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मालती ने सुनैना को फोन लगाया। क्या हुआ माँ? नैना, क्या हुआ नैना को? नैना का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मैं अभी आई। एक्सीडेंट की बात सुनकर सुनैना दौड़ी चली आई। वो उसकी और नैना की लड़ाई भूल गई थी। जैसे ही सुनैना हॉस्पिटल पहुंची, बेटा तेरा और नैना का ब्लड ग्रुप सेम है, खून की जरूरत है। सुनैना ने नैना को अपना खून दिया। कुछ घंटों बाद जब नैना को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो उसने नैना को सामने खड़ा देखा। सुनैना, तू आ गई? मुझे लगा था तू नहीं आएगी। चुड़ैल, तूने काम ही ऐसा किया था कि... मैंने कुछ गलत नहीं किया। मम्मी पापा आप थोड़ी देर बाहर रुकेंगे प्लीज? मदन और मालती रूम से बाहर चले गए। तू इसलिए गुस्सा है ना कि मैंने उस सोनू को पीटा? तुझे क्या जरूरत थी मेरे बॉयफ्रेंड को पीटने की? तेरा बॉयफ्रेंड? तू उस सोनू को अच्छे से नहीं जानती। उसने कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। और जब मैं उसके पास गई बोलने की वो तेरा पीछा छोड़ दे, तो वो कमीना मुझे बोल रहा था कि पहले वो तुझे चख तो ले फिर छोड़ देगा। क्या? हाँ, उस लड़के को तुझसे प्यार व्यार नहीं था, बस वासना थी। तूने बिल्कुल सही किया। तेरी जगह मैं होती ना तो मैं भी उसका यही हाल करती। सुनैना ने नैना को हक कर लिया। तुझे और कोई नहीं मिला बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? अब और कोई नहीं चाहिए। अगर मैं किसी और को बॉयफ्रेंड बनाऊं और तू उसे भी पीटे तो? मालती और मदन अपनी दोनों बेटियों के मिलाप को देखकर बहुत खुश थे। चाहे ये दोनों कितना भी लड़ लें, पर इन दोनों में प्यार भी बहुत है। गौरी अपने कमरे में 16 श्रृंगार किए लाल जोड़े में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उसने पिछले साल ही इंजीनियरिंग पास की थी और अब अपने ऑफिस के ही अमन से उसकी शादी हो गई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अपने बचपन की बालिका वधू उसके आंखों के सामने घूम गई थी। कितनी भोली थी वो। अगर सुशीला मैडम ने हमारी मदद ना की होती तो हमारी बच्ची भी बालिका वधू बनकर ससुराल में परेशानियों से घिर गई होती। गोपाल और माधुरी किशनगढ़ में रहते थे। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। गोपाल एक मजदूर था, दिन भर मेहनत करता तब कहीं जाकर बच्चों का पेट भर पाता। सबसे बड़ी गौरी 5वीं में पढ़ती थी, गुड़िया दूसरी में और गुड्डू 2 साल का था। बड़ी होने के कारण गौरी ने छोटी सी उम्र में ही सारा काम सीख लिया था। एक दिन उनकी दूर की एक रिश्तेदार रूपा आई। गौरी को घर का सारा काम करते देखकर बोली, गोपाल, तुम्हारी बेटी तो घर गृहस्थी संभालने लायक हो गई है। कहो तो इसकी शादी की बात चलाऊं? अरे भाभी, अभी तो वो बहुत छोटी है, हम अभी उसकी शादी नहीं करेंगे। भैया, कन्यादान करके जितनी जल्दी निपट जाओ उतना ही अच्छा होगा। मेरी नजर में एक लड़का है, कहो तो उनको ले आओ। गौरी काम खत्म करके स्कूल चली गई। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी सहेली चंदा से कहती है, चंदा, तुझे पता है मेरे घर में मेरी शादी की बातें हो रही हैं। क्या कह रही है? तू खुश हो रही है? हाँ हाँ, कितना मजा आएगा ना। नई नई साड़ियाँ, गहने, छम छम बजने वाली पायल, हाथों में खूब सारी चूड़ियाँ, मेहंदी। वाह, देखना मैं कितनी सुंदर लगूंगी। तू बहुत भोली है। तुझे शादी का मतलब भी पता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे बगल वाले घर में एक शादी हुई है ना, तो दुल्हन रोज खूब अच्छी तरह से साड़ियाँ पहने, घूंघट डाले घर का सारा काम करती है। जब मुझे देखती है तो मुस्कुरा देती है। अच्छा चल, घंटी बज गई, कक्षा में चलते हैं। उस दिन जब गौरी घर आई तो, गौरी, कल स्कूल मत जाना, कुछ लोग आने वाले हैं, बहुत काम होगा, मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी। कौन आएगा माँ? तेरी शादी के लिए कुछ लोग तुझे देखने आएंगे। माँ तो रो क्यों रही है? मुझे तो बहुत सारे कपड़े और गहने मिलेंगे ना, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं रहते। माधुरी ने उसकी मासूमियत पर उसे गले लगा लिया और फपक फपक कर रो पड़ी। दूसरे दिन रूपा के साथ लड़के वाले उसे देखने आ गए। हमें लड़की पसंद है, पर आपका बेटा कहाँ है जिसकी शादी करनी है? अरे भैया, लड़का देखकर क्या करोगे?
लड़का मैंने देखा है। तुम तो ये नोटों की गड्डी पकड़ो और शादी की तैयारी करो। इतने रुपए? हाँ हाँ, और पैसे चाहिए तो बता देना। पर मैं पैसे के लालच में आकर अपनी गौरी की शादी बिना लड़का देखे नहीं करना चाहता। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। लाओ, रुपए वापस कर दो। गोपाल ने रुपए वापस दे दिए। वो लोग चले गए। दूसरे दिन रूपा फिर आई। उन लोगों को तुम्हारी गौरी बहुत पसंद है। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर उनके लड़के को देख लो। एक लौता लड़का है, सारी जायदाद का वारिस है। हाँ, मैं ही चलकर देख लेता हूँ। गोपाल रूपा के साथ जब उनके घर गया तो उनकी शानो शौकत देखकर हैरान रह गया। उसने देखा जिस लड़के से शादी करनी थी वो गूंगा था और उम्र करीब 25 साल थी। मैं चलता हूँ, घर में पूछकर बताऊंगा। भैया, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? लड़का गूंगा ही तो है, थोड़ी सी उम्र अधिक है तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी राज करेगी। नौकर चाकर सब है इनके पास। दिमाग से काम लो, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। माधुरी से सलाह लेकर बताऊंगा। इतने बड़े घर में शादी हो गई तो गौरी के तो भाग्य खुल जाएंगे, पर उम्र भी तो ज्यादा है। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। घर आकर गोपाल ने माधुरी को सारी बातें बताई। तुमको ठीक लग रहा है तो हाँ कर दो। वैसे भी हम कौन सा सुख दे रहे हैं अपने बच्चों को। कम से कम वहाँ भरपेट खाना और पहनने को कपड़े तो मिलेंगे। गूंगा है तो क्या हुआ, इतनी धन दौलत सब उसी की तो होगी। दूसरे दिन ही गोपाल ने हामी भर दी। रूपा बड़ी खुशी खुशी आई और नोटों की गड्डी पकड़ाकर चली गई। अगले महीने की तारीख पक्की हो गई। गौरी स्कूल गई तो सुन चंदा, अगले महीने की 21 तारीख को मेरी शादी हो रही है। तुझे अपने पूरे परिवार को लेकर आना है। ठीक है, मैं आऊंगी। चंदा ने अपने घर में जाकर अपने माता पिता से सारी बात बताई। उसकी माँ सुशीला देवी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी थी। गौरी की शादी, अभी तो वो 11 साल की ही होगी। आजकल बाल विवाह करना जुर्म है। इन लोगों का कुछ करना होगा। दूसरे दिन जब चंदा स्कूल गई तो वो गौरी के घर पहुंच गई। माधुरी उनको देखकर, कहिए, आपको किससे मिलना है? गौरी के माता पिता से मिलना है। माँ तो मैं ही हूँ। गौरी के पिता अभी आते ही होंगे, आप बैठिए। सुशीला देवी एक टूटी फूटी चारपाई पर बैठ गई। घर की दशा देखकर उनसे भी बैठा नहीं जा रहा था। गरीबी चीख चीख कर अपनी दास्तान सुना रही थी। तभी गोपाल आ गया। उसके साथ रूपा भी आ गई थी। मैं आप लोगों से मिलने आई थी। बताइए। मैंने सुना है आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। आपको पता नहीं है बाल विवाह कानूनन जुर्म है? जी मैडम, जानते तो हैं, पर क्या करें। हम गरीबों के पास अपने बच्चों को देने के लिए कोई सुख नहीं है। कम से कम पैसे वाले घर में चली जाएगी तो भरपेट खाना तो मिलेगा। देखिए, आजकल बेटियों के लिए सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाग्य लक्ष्मी योजना, इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। अपनी बच्ची को अभी से शादी की जिम्मेदारियों में मत बांधिए। उसको पढ़ाइए लिखाइए। एक शिक्षित बेटी पूरे परिवार को शिक्षित करती है। मैडम, वो सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इन सभी योजनाओं का लाभ हम गरीबों को नहीं मिल पाता। इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके लिए काम का नुकसान करते जाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता। हम थक गए हैं मैडम। इन योजनाओं के चक्कर में पड़ के हम परेशान हो गए हैं। जो हो रहा है होने दीजिए। मैडम, आप क्यों दूसरों के फटे में टांग अड़ाती हैं? अपने काम से काम रखिए। जैसा आप लोगों को ठीक लगे। वो वास्तविकता जानकर चुप हो गई। सीधे सरकारी योजनाओं के कार्यालय से संपर्क किया और भाग दौड़ करके दोनों बच्चियों का फॉर्म भरकर अकाउंट खुलवाने में पूरी मदद की। 10 दिन बाद ही गोपाल के हाथ में सारे कागजात थमाते हुए, गोपाल, तुम्हारी बेटियां पढ़ेंगी और अच्छी अच्छी नौकरियां करेंगी। उन्हें बोझ मत समझो, अभी भी वक्त है। इस शादी से इनकार कर दो। गोपाल और माधुरी उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। मैडम, आपके जैसे कितने लोग हैं जिन्हें हमारी परेशानियां और दुख दर्द दिखाई देता है। अब हम समझ गए हैं। अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर हम आपके जैसा बनाएंगे। अब हर महीने बच्चियों के अकाउंट में पैसे आने लगे, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च चल जाता था। कुछ सालों बाद गौरी इंजीनियर बन गई और गुड़िया तीसरे साल में थी। बेटियों को पढ़ा लिखाकर उन्हें महसूस हुआ कि कितनी बड़ी गलती करने से बच गए थे वो लोग।